पिक कराना था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने ये तुम लोगों को याद है केमिकल बॉन्डिंग का डीपीपी दिया था, है ना? यस मैम। हाँ, तो वो मुझे कराना है, मतलब वो मैं डिस्कशन कर लूंगी उसका। अब मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना, जैसे कि तुम लोगों का संडे को सबका टेस्ट है, जिसमें आपका 11th का आ रहा है 60% एंड 12th का आ रहा है 40%, राइट? अब तुम्हें किस तरीके से इन 3 दिनों को यूटिलाइज करना, मैं मान के चल रही हूँ कि तुम्हारे पास कल का दिन है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे का दिन, तो तुम लोग सुबह दे दोगे कोई टेस्ट, कोई शाम को देगा, तो आधा दिन उसके पास है। जो ऑफलाइन जा रहे हैं उनके पास तो नहीं है, उनके पास बेसिकली 3 दिन का टाइम है। अब हाउ टू यूटिलाइज दीज 3 days इफेक्टिवली, वो मेरी बात सुन लो। अभी के लिए जितना मैं कोऑर्डिनेशन में करवा चुकी हूँ उतना कर लो। डीपीपी अभी जिसने नहीं की है, ठीक है, जिसने कर ली बहुत अच्छी बात है। अभी डीपीपी मत करना, कोऑर्डिनेशन की होल्ड पे रख दो उसको संडे तक। समझ में आ गई सबको? यस मैम। डीपीपी आप होल्ड पे रख दीजिए कोऑर्डिनेशन की 3 दिनों के लिए। जब आप मंडे को आएंगे मेरी क्लास में तो आप करके आइएगा, ठीक है जी? क्योंकि आप, मुझे पता है बहुत सारा काम है आप लोगों के पास, ठीक है। अब बात आती है फिर मैम 3 दिन हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना है। मैंने आपको पीरियोडिक की टीपीपी भेज दी एंड काफी बच्चों ने वो मेरे को करके भी भेज दिया है। फिर मैंने केमिकल बॉन्डिंग की डीपीपी भेजी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की भेजी। अब ये 3 चैप्टर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग ये पढ़ के ही पेपर दे, ठीक है। एक मोल कॉन्सेप्ट की आज मैं कर दूंगी, बट मैं ये मान के चल रही हूँ कि, अच्छा मिस आ गई, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोग 3 चैप्टर तो अपनी साइड से कंप्लीट कर ही लेंगे 11th के, ठीक है मेरा बेटा। केमिकल बॉन्डिंग का मैं आज डिस्कशन कर लूंगी, जो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आते मुझे बता देना, मैं उसको सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। उसके अलावा सैटरडे को भी मैं रिवीजन क्लास ही लूंगी, जिसमें मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला डिस्कस कर लूंगी, तो मेरी साइड से हो जाएगा कि मैंने 2-3 चैप्टर का डिस्कशन करा दिया है ना। अब बात आती है 12th के चैप्टर्स की। तो 12th के चैप्टर्स कैसे करोगे? सॉल्यूशन इलेक्ट्रो एंड केमिकल काइनेटिक्स, उनके रिवाइज करने आपको मेरे क्लास नोट्स, है ना। उसके अलावा आपको क्या करना है, जो अभी तक अवंती में प्रीवियस टेस्ट हो चुके हैं इनके, किनके? सॉल्यूशन के, इलेक्ट्रो के। जो बच्चे नए ज्वाइन किए थे उनके पास तो नहीं होगी पीडीएफ, लेकिन तुम्हारे जो रिसोर्स शीट है ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मेरा बेटा, वहां जब जाओगे तो एक टैब होगा टेस्ट पेपर के नाम से, तो उसमें जब तुम क्लिक करोगे तो जितने भी अवंती में अभी तक टेस्ट हुए हैं सॉल्यूशन के, इलेक्ट्रो के और ये केमिकल काइनेटिक्स वाला जो भी है, उसका तो शायद एक ही हुआ, वो तुम्हें वहां से मिल जाएंगे। तो उनको रिवाइज, मतलब उनको सॉल्व करना है सिर्फ, और क्लास नोट्स पढ़ना है, और कुछ भी नहीं करना। तो मैंने आपको बहुत ज्यादा काम नहीं पकड़ाया है, ये डुएबल है कि नहीं है, बता दो। यस मैम। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अभी होल्ड पे रखो, मत करो, कोई बात नहीं, जब मंडे को आओगे तब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल अपना मेजर टेस्ट पे फोकस करो। मैं चाहती हूँ मेजर टेस्ट में आप अपना बेस्ट दीजिए, एटलीस्ट जितना आता है उतना तो अपना बेस्ट दे के आना। जो ऑफलाइन जा रहे हैं वो भी, और जो घर पे बैठ कर देंगे वो भी, ठीक है जी। तो ये मेरी तरफ से था। अब मैं एक बार डाउट्स ले लेती हूँ, अभिषेक और चेतना के आए हुए थे, तो पहले मैं अभिषेक का ले लेती हूँ, चेतना उसके बाद मैं तुम्हारा ले लेती हूँ, ठीक है। तो अभिषेक का मेरे पास डाउट ये आया था, उसने ये पूछा था मेरे से क्वेश्चन, कि वो क्या, एक क्वेश्चन मैंने डीपीपी में डाला था, एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू 100 ml ऑफ 0.01 मोलर पेंटा एक्वा क्लोरोक्रोमियम। पेंटा एक्वा क्या होगा? यही होगा, यही होगा ना, देखना एक बार। यस मैम। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि मास कितना होगा AgCl का ऑप्टेन। तो मुझे बस एक बार बताओ, अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं 1 मोल ये कंपाउंड लेती हूँ तो मुझे कितने AgCl मिलेंगे? 2 मोल AgCl मिलेंगे, बस ये बता दो। यस मैम। ठीक है, और इनके आप क्या निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, कितने आ जाएंगे? 0.001। तो 0.001 कितने देंगे? 0.002 मोल AgCl देंगे। अभिषेक, अभिषेक यस मैम। समझ रहे हो क्या करा मैंने? उन्होंने ये दिया हुआ था कि 100 ml ऑफ 0.01 मोलर, ये कॉम्प्लेक्स इन्होंने दिया नहीं था, नेमिंग दी थी। नेमिंग तो मैंने सिखा दी ना अब तुम लोगों को, तो इस तरीके का है ये कॉम्प्लेक्स। तो मुझे पता है, वो आपसे पूछ रहे कितना सिल्वर क्लोराइड का मास ऑब्टेन होगा। तो एक बार बताओ, अगर मैं 1 मोल ये कॉम्प्लेक्स ले लेती हूँ अभिषेक,
तो मुझे कितने मोल AgCl मिलेंगे? 2 मिलेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जितने Cl होते हैं उतने ही मिलेंगे अपॉन द रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ AgNO3, राइट? तो 100 ml ऑफ 0.01 मोलर इसके मोल्स आने चाहिए तुम्हें निकालने। आपको पता मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है। नहीं पता तो बेटा पता होना चाहिए था। तो मैंने इसके मोल्स निकाल लिए, मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर लिया, तो 0.001 में इतने मोल्स आ जाएंगे। आपको ने क्या निकालना? मास निकालना है। तो नंबर ऑफ, अरे ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास बाय, बोलो, मोलर मास। तो मोलर मास AgCl का इन्होंने 108 दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है, तो 0.002 को मल्टीप्लाई करना था 108 से। कितना आ रहा है ये आ रहा है, आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई? कुछ गड़बड़ की है कि इसमें? एक सेकंड रुको। 0.002 इंटू 108। हाँ ये तो आ जाना चाहिए। आंसर नहीं आ रहा इसका। आंसर क्या था अभी इसका? आंसर की में मैम क्लोरीन का ऐड किया है मास। क्या हुआ? अच्छा क्लोरीन एक का सेकंड। मास, हाँ जी किसका? क्लोरीन का 35.5 108 में प्लस करना और पड़ेगा। हो जाएगा। ठीक है, मैंने सिल्वर का ले लिया भाई। पूरा AgCl का लोगे ना तो 108 प्लस 35.5 करके उसको मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई 0.002 से। ठीक है, अभी एक बार चेक कर लो आ रहा है क्या। समझ गए क्या कर रही थी मैं? गलती ये कर रही थी, मैं Ag का ले रही थी, अपने को AgCl का लेना है बच्चे। ठीक है, तो 0.002 इंटू 108 प्लस 35.5 करके देखो इसको कितना आ रहा है, मास कितना आ रहा है। मैं भी एक बार कैलकुलेट कर लेती हूँ। ये आ रहा है अपने पास 0.287 आ रहा है क्या आंसर में? हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 287 इंटू 10⁻⁻3 हो जाएगा क्या? Yes, ma'am. ठीक है, अभिषेक ने ही पूछा था मेरे से ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन अभिषेक तुम्हारा ये हो चुका है। उसके बाद आओ, उसके बाद तुमने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है, मैं इसको इरेज कर दूं क्या? Yes, ma'am. उसके बाद एक क्वेश्चन तुमने ये पूछा, देख लेना है किसी और का भी डाउट है कि ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 100 ml ऑफ 0.1 मोलर ये वाला कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, इसको किसके साथ करवाया है? एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ कराया मेरा बेटा। और आपको कितने आयंस प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं? इतने मिल रहे हैं। आपको बताना है कॉम्प्लेक्स क्या होगा। अगर यहाँ पे वो मोल देख के रखता तो हमारे लिए आसानी होती है ना। तो अपन क्या करते हैं, मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स आते हैं आपको निकालने, गिवन आयंस बाय एवोगैड्रो नंबर। तो कितना हो जाएगा? 1.2 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻23। कितना आ रहा है ये? बताओ। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो ना। किया है क्या किसी ने ये वाला क्वेश्चन? 0.23 मोल्स। तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻, ये 24 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2। यही आएगा, देखो 0.02 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो, मेरे को दिख नहीं रहा आप लोगों की स्क्रीन, क्योंकि मैं उसका क्वेश्चन खोल के बैठी हूँ ना, तो मुझे कॉन्सेप्ट, हाँ अब दिख रहे हैं। देखो मेरा बेटा, अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए वो नंबर ऑफ मोल्स लिख के देता था, इतने प्रेसिपिटेट हुआ है। बट हेयर उसने नंबर ऑफ मोल्स नहीं दी, उसने आयंस की फॉर्म में दिया है। तो क्यों ना अपन नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। ठीक है, तो यानी कि 100 इंटू 0.1 क्या हो जाएगा? 100 इंटू 10⁻³ इंटू 0.1, यानी कि ये आ जाएगा 10⁻⁻2, यानी कि 0.001 से अपन को 0.002 मोल मिल रहे हैं। तो एक मोल से कितने मिलेंगे? 2 मोल मिलेंगे। किसके? AgCl के। तो यानी कि ब्रैकेट के बाहर कितने Cl होने चाहिए मेरा बेटा? फिर बताइए सारे बच्चे, 2 Cl होने चाहिए।
और ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। हो जाएगा अभी? यस मैम। तो इसको Yes, आप Yes, ma'am. के मेथड से कर सकते थे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी ही होगा। मैच भी कर लेना आंसर की से। ठीक है, तो अभिषेक तुम्हारे डाउट्स हो गए हैं। एंड अभी चेतना बेटा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स आने चाहिए। थोड़ा मोल कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पे वर्नर थ्योरी में, तो आपको मोल कंसेप्ट मेक श्योर आना चाहिए। चेतना बेटा, मेरे को एक बार तुम्हारा नंबर बताओ। तुम्हारा चैट बहुत नीचे चला गया बेटा। मैम फिर से भेज दूं? अच्छा, हाँ भेज दो, भेज दो। हाँ मिल गया, मिल गया, मिल गया, छोड़ो, मिल गया। ओके मैम। कहाँ भेजा है वैसे? तुमने भेजा, मैम अच्छे से समझ में नहीं आया सॉल्यूशन। कौन से वाला? यही वाला तो पूछा था तुमने 1.2। यस मैम, ये वाला था। आ गया? और एक दो नॉमेनक्लेचर वाले भी थे ऊपर। चलो वो तो मैं भी देखो, यही वाले थे क्या? ये वाले? नो मैम, ये वाले तो हो गए थे। कौन से वाला था फिर? जिसका तुम बोल रही थी चार्ज वगैरह आना है, वो बोल रही थी तुम? नो मैम, रुको मैं फिर से भेजती हूँ। हाँ भेजो। बच्चों तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, फिर मैं केमिकल बॉन्डिंग की डीपीपी सॉल्व कराती हूँ। ये वाले करो तब तक सॉल्व। चेतना तुम मुझे भेजो बेटा क्वेश्चन। मैम भेज दिए। भेज दिए? ठीक है। अच्छा, एक ये बेरियम वाला नहीं हुआ था यस मैम। और एक नीचे वाला नहीं हुआ था। ठीक है, मैं कराती हूँ ये। ठीक है, मैं कराती हूँ। ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए सारे बच्चे। हैंड रेज करो फटाफट से। कौन बताने वाला है? शिखा बताने वाली है क्या फर्स्ट का फॉर्मूला? मैम कोबाल्ट CO NH3 4 H2O2 और क्लोरीन। NH3 4 H2O2 और ब्रैकेट बंद और Cl2। यही आया सबका? चेक कर लीजिए बच्चों। यस मैम। है ना? एंड क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि कोबाल्ट यहाँ पे +3 में है क्या? यस +3 में है, तो एक आपका ये हो जाएगा। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आइए, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट। कौन बताने वाला है? मिसबा, कर लिया आपने ये वाला टॉपिक? मैम लास्ट लेक्चर में किया। अच्छा नहीं किया, फिर तो ये देखना पड़ेगा बेटा। चलो कोई नहीं, बाकी बच्चे हैंड रेज कीजिए। प्रिंस आप बताओ, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट क्या होगा? दिशा आप बताइए। मैम KNiCN4। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? कितने के आएंगे? मैम 2। वेरी गुड, 2। वाई 2? क्योंकि जब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो निकल का क्या आना चाहिए? +2 आना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कितने पोटेशियम लोगे, कितना क्या लोगे, ये आपको आना चाहिए। आता है तो बताओ, वरना मैं कुछ और तरीका बताऊं। अगर हो रहा है तो ठीक है, वरना फिर आपको ये करना पड़ेगा। देखो इधर, मान लो आपको नहीं पता है ना, तो यहाँ पे आप क्या करो, कॉम्प्लेक्स के ऊपर x लिख दो। आपको पता निकल किस में है? +2 में है। साइनाइड पे -1 का होता है, तो -4 = x, तो x कितना आ जाएगा? -2। यानी कि x कितना रहा होगा? -2 रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पोटेशियम होगा तो उस पर 2+ का रहा होगा। एक पोटेशियम पे +1 का होता है, तो 2 पे कितने का रहेगा? +2। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आप निकाल सकते हैं। ठीक है मैम। हाँ जी बेटा। मैम जो पहले वाला है उसमें Cl3 नहीं आना चाहिए?
यस मैम। अच्छा हाँ, कोबाल्ट +3 में है ना, ठीक है, Cl3 आएगा क्योंकि ये दोनों तो न्यूट्रल है। ठीक है, चलो थर्ड वाला करो। हाँ, ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन, ये भी इजी है। पीयूष तुम बताओ। मैम CrEn3Cl3। वेरी गुड। तुम यहाँ पे गलतियां पकड़ने के लिए बैठे रहो, है ना, अच्छा लगता है। फोर्थ वाला करो। मैं इसको इरेज कर रही हूँ बेटा। आज बच्चे कम है। वही 7-8 बच्चे ही हैंड रेस कर रहे हैं। क्यों भाई, बाकियों को मैंने नहीं पढ़ाया था क्या ये टॉपिक? वाई ऑल यू बिहेविंग लाइक दिस, कि मैम पढ़ाया ही नहीं था कुछ, हम तो ऐसे ही कर रहे हैं बस। अभिषेक आप बताइए। मैम PTNH3BrClNO2 ब्रैकेट क्लोज और माइनस का साइन। वेरी गुड। देखो अगर आप ये समझ रहे हो, ऐसा लिखोगे तो यहाँ पे प्लेटिनम 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, बिकॉज ये -1 है, ये भी माइनस। BRG है। बट यहाँ पे क्या बोला है, कितने के आने चाहिए? कहाँ गया? Br तो रह गया, Br भी रह गया। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग प्लेटिनम 3 में आना चाहिए, बट प्लेटिनम 2 में है, तो यानी कि यहाँ पे क्या रहा होगा, -1 रहा होगा, तभी प्लेटिनम आपका 2 में आएगा। और वैसे भी कैसे आइडिया भी लगा सकते हो, इधर आओ, प्लेटिनेट है, इट मीन्स अनायनिक कॉम्प्लेक्स रहा होगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलो फिफ्थ वाला आइए। फिफ्थ वाला कौन बताने वाला? हुस्नवाज, अश्वनी, सना। सना आप बताइए बेटा, फिफ्थ कैसे होगा? शगुन, शगुन हो गया क्या? PTCl2En2 ब्रैकेट ओपन NO3 ब्रैकेट क्लोज 2। PTCl2En2 ब्रैकेट क्लोज और NO3। क्या NO3 अगर मान लो आप ये लेते हो तो प्लेटिनम यहाँ पे 3 में आएगा, आपको NO3 2 में लेना पड़ेगा, मतलब NO3 ट्वाइस लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी प्लेटिनम आपका किस में आएगा, +4 में आएगा, अदरवाइज वो किस में आएगा, फिर +3 में आएगा। क्लियर है ये वाली बात भी सबको? यस यस। चलो लास्ट वाला देख लेते हैं एक बार। अब लास्ट वाले में देखो क्या बोल रहा है वो, आयरन हेक्सासाइनाइडोफेरेट। आप सबको पता है मैम यही होगा, ठीक है, और आयरन यानी कि बाहर होगा। अब बात आती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे जस्टिफाई करें। अब आपको पता, इधर आओ, एक काम करो, हमें नहीं पता है कि क्या होगा, यहाँ पे हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज एक्स का है, ये वाला आयरन 2 में है, तो +2 -6 यानी कि एक्स क्या रहना चाहिए, -4 होना चाहिए, है ना? मैम। और आयरन ये वाला 3 में होगा, तो यानी कि यहाँ पे पक्का क्या रहा होगा, Fe4 रहा होगा, और यहाँ पे क्या रहा होगा, 3 रहा होगा। वाई 3? इधर आओ, बिकॉज ये क्या रहेगा, 4Fe3+, तो यहाँ पे एक आयरन पे +3 का चार्ज है, 4 पे कितने का होगा, +12 का। यहाँ पे भी देखो, एक इस पे कॉम्प्लेक्स पे -4 का था, मैंने अभी निकाल के बताया ना, तो 3 पे कितने का होगा, -12 का, बिकॉज ओवरऑल कॉम्प्लेक्स शुड बी, बोलो, न्यूट्रल। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरीके से इसका नामकरण आप करेंगे, रट्टा नहीं मारना है, मैं फिर बोल, रट्टा मारोगे तो मुश्किल, अगर थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया उसने पेपर में तो फिर कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो इसके ये सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी थे। ठीक है, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन, चेतना वो वाला क्वेश्चन मैंने मतलब देख लिया तुम्हारा, उसका मैं अभी बताती हूँ थोड़ी देर, बस एक बार EN रूल पढ़ लो, फिर उसके बाद देखो। अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैम आते हैं क्या? देखो चांसेस, मैं फिर बोल रही हूँ, इन वाले क्वेश्चंस के चांसेस कम रहते हैं पेपर में। अगर तुम NCERT ओपन करोगे तो NCERT में सिर्फ एक एग्जांपल दिया हुआ इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस का, बट वो एक क्वेश्चन भी अगर पेपर में पूछ लिया, और हमने इतनी मेहनत जो की है नोमेनक्लेचर पे, पूरा 1.5 घंटा स्पेंड किया है, और आज का 15-20 मिनट कर रहे हैं, तो वो सारा वेस्ट चला जाएगा अगर हम ये ना करें।
तो एक काम करते कर लेते हैं, आएगा तो ठीक है, अच्छी बात है, हम कर आएंगे, पेपर में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। अब ऐसे वाले कॉम्प्लेक्सेस को कैसे आप लोगों का नामकरण करना, आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि इसमें दो कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं आपको, एक तो ये वाला दिया हुआ है और एक ये वाला दिया हुआ है, ठीक है जी मेरा बेटा। अब मैम इसको कैसे करेंगे, आप लोगों को देखो दिमाग से थोड़ा सा चलना पड़ेगा इसमें, कैसे चलेंगे मैडम बताओ जी। तो मैम ऐसे करेंगे, इधर आओ, मैंने आप लोगों को बताया था अगर कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो पक्का वो +3 में रहेगा, बताया था मैंने। Yes, ma'am. बस उसी को थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्टली आपको यूज करना है। कैसे, इधर आओ, आपको पता है पहले केटायन वाला लिखते हैं फिर अनायन वाला लिखते हैं, अगर यहाँ पे +3 है तो इस पे क्या रहा होगा -3, बिकॉज ओवरऑल कॉम्प्लेक्स शुड बी न्यूट्रल। नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मान लो तुम्हें नहीं ध्यान में आया, कोई बात नहीं, ऐसे निकाल लो, इसको तुम x मान लो, इसको भी तुम x मान लो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जितना इस पे पॉजिटिव आएगा उस पे इतना नेगेटिव आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो न्यूट्रल है, प्लस x, ये कितना होगा -6 = 0, तो ये कितना आ जाएगा, x3 आ गया, यानी कि इस पे +3 रहा होगा और इसमें मेरा बेटा -3 रहा होगा। ऐसे भी कर सकते हो अगर मान लो नहीं याद रहता है तो। बस अब कुछ नहीं करना, अब जस्ट तुम्हें क्या करना है, नामकरण करना है इसका। कैसे करोगे नामकरण, आ जाओ, क्या लिखोगे, ट्रिस, इथेन, 1,2-डायमीन, ऐसे ही लिखोगे, कोबाल्ट, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो 3, खत्म, एक का खत्म, दूसरे का स्टार्ट करो, मेरे पास स्पेस नहीं है, आपको एक ही लाइन में लिखना है। क्या लिखोगे, हेक्सा, साइनाइडो, क्रोमेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी की आएगी, 3 की। बस इस तरीके से करना है, मतलब अब क्या करना है, एक की बजाय दो के नाम लिखना है, बस एक की बजाय दो के नाम लिखने हैं। एक और देखो एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल मैं करा देती हूँ, उससे ज्यादा तो नहीं पूछेगा वो। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि कॉम्प्लेक्स पे कितने का चार्ज होगा। आपको पता है मैंने बताया था कि अगर प्लेटिनम +2 में होता है तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखाता है, याद आ रहा है। तो यहाँ पे +2 रहा होगा, यहाँ पे -2 रहा होगा। कैसे नामकरण करोगे इसका, टेट्रा पीरिडीन है, ये पीरिडीन, टेट्रा पीरिडीन, प्लेटिनम 2, बोलो। यस मैम। और इसका क्या करोगे, सेकंड वाले का कैसे करोगे, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट 2, नीचे लिख रही हूँ जगह नहीं है इसलिए, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट, बिकॉज अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो, खत्म। आराम से देखो क्या करा है मैंने, हो जाएगा। Yes, ma'am. अपने आंसर, और हाँ जो मैं क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को असाइनमेंट में, वो मैं खुद कस्टमाइज करके देती हूँ आप लोगों को, अलग अलग बुक से, अलग अलग मॉड्यूल से, कुछ PYQ से देती हूँ। तो इसके आप लोगों को टोटल 10 असाइनमेंट मिलेंगे इस चैप्टर के। अभी तक मैंने आपको 2 शेयर कर दिए, एक आज करूंगी, हाँ उसको बेशक बाद में कर लेना, बट करूंगी आज एक शेयर, तो टोटल 10 असाइनमेंट मिलेंगे। और वो असाइनमेंट में मैं आप लोगों को, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ मॉड्यूल में से कर लो, कर सकते हो मॉड्यूल तुम कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे खुद क्वेश्चन जो है आपको अलग अलग जगह से दूंगी ताकि आपको डिफरेंट क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस हो, क्योंकि मॉड्यूल में ना थोड़े इजी लगे मेरे को क्वेश्चन भी, मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे को थोड़े इजी लगे मॉड्यूल में क्वेश्चन, तो वो आप कर लोगे वैसे भी, तो मैं चाहती हूँ थोड़े से अलग लेवल के भी क्वेश्चन आप करें। तो जो कोऑर्डिनेशन की 8 DPP दूंगी ना, जो आप मंडे तक कर ले, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के भी क्वेश्चन होंगे, तो बस जो मैं DPP दे रही हूँ क्लास में करा रही हूँ उसको करना, और कुछ नहीं करना तुम्हें फिलहाल। चलो आगे बढ़ते हैं, ये देखो इसके नामकरण, ठीक है। चलो एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आपका NCERT का एग्जाम्पल है मेरा बेटा, एग्जाम्पल 6, दिस इज फ्रॉम योर NCERT। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि अगर Ag कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में है तो वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, उसका मोस्ट कॉमन +1 होता है Ag का।
+2 में आप देखने को नहीं मिलता है, ये +1 में देखने को मिलता है। तो मतलब इस पे +1 का चार्ज होगा और इस पे -1 का, बस सोच के बता दो। यस मैम। वरना ये आप XX करके भी निकाल सकते हो। तो इसका नाम लिखना स्टार्ट करूं क्या मैं? डाइअमीन। डाइअमीन क्या लिखूं? सिल्वर 1। और ये क्या लिखूं? डाई साइनाइडो आर्जिनेट 1। चेक करो। आराम से चेक कर लो, जल्दबाजी नहीं है। साइनाइडो की स्पेलिंग ठीक कर लेना। ठीक है, अब ऊपर वाले को कैसे लिखोगे? ऊपर वाले को कैसे लिख सकते हैं? कोबाल्ट और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ +3 रहा होगा, बट यहाँ ब्रैकेट के बाद 3 है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? ध्यान से देखना थोड़ा। ऐसे ही लिखूंगी ना, देखना एक बार। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल, अब बस इसका नामकरण तुम कर लेना खुद से। क्या करोगे? हेक्सा बोलो, अमीन, अमीन कोबाल्ट 3। 3। इसका कैसे करोगे? डाई अमीन Amine. टेट्रा Tetrachloride. Chlorido, क्लोराइडो, वेरी गुड। क्रोमेट, क्रोमेट बिकॉज अनायनिक है। और कितने का आएगा? 3 का आएगा। 3। सिंपल है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ थे, एनसीईआरटी में गिवन था तो मैंने करा दिया। आने क्या पता आ जाए, आ गया तो पता चले सारी मेहनत खराब होगी। अपन ने कल तो कर लिया, वो जो अपन ने कल सीखे थे दैट इज मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। मोनोन्यूक्लियर का मतलब जिसमें एक ही सेंट्रल एटम था, ठीक है। तो आने के चांसेस उसी के होते हैं। इवन जब आप कोई भी मॉड्यूल करोगे या फिर आप PYQs भी जब आप करोगे, तो आप देखोगे कि मोनोन्यूक्लियर वाले ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बट ये एक एग्जांपल ना उसने एनसीईआरटी में डाल दिया है, तो अगर मान लो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ गया तो हम नहीं बोल सकते कि ये तो सिलेबस में भी नहीं था, वो कहेगा एनसीईआरटी में तो था। ठीक है, तो ये भी कर लेना। इसका मैं एक क्वेश्चन भी करा देती हूँ, ये वाला एक बार आप मुझे करके बता दो। प्रिंस आप बताइए बेटा। मैम सी ऑप्शन। यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे +2 होगा, यहाँ पे -2 होगा, तो टेट्रामीन निकल 2 टेट्रा क्लोरो। अब देखो क्लोरो लिख दिया उसने, कोई बात नहीं, कई कई जगह क्लोराइडो लिखता है, क्लोरो लिखता है, कोई ज्यादा नहीं है। लेटेस्ट अगर आप देखोगे तो वो क्लोराइडो लिखता है, तो इसमें ज्यादा इस पे तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो निकलेट हो जाएगा, ध्यान रखना निकल नहीं होगा। ये अनायनिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अब आ जाओ इस पे सिडविक EN रूल पे। ठीक है, अब फिर मैं बोल रही हूँ EN रूल पे भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट मैं यहाँ पे ट्राई करूँ कि मैं आपको एक भी चीज ना छुड़वाऊं। अगर नीट में एक बार भी पेपर में क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में तो अपने को वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो EN रूल क्या होता है मेरा बेटा? इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? इजी है, बहुत बहुत इजी रूल है। मतलब अगर ये पेपर में आ गया ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन, फ्री के 4 नंबर दिलवाएगा। ठीक है, तो बेटा जो ये रूल दिया था वो दिया था सिडविक ने। व्हाई वी स्टडी दिस रूल? इसकी कुछ लिमिटेशन भी है और कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज इसके ये है कि जो EN रूल है ना, ये हमें बेसिकली कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। लेट्स से कि तुम्हारे पास 2 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, कोई कॉम्प्लेक्स 1 है और कॉम्प्लेक्स 2 है, तो वो आपसे पूछ रहा है इसमें से स्टेबल कौन सा है।
तो आप ईएन रूल की हेल्प से बता सकते हो कि जो ईएन रूल को फॉलो करेगा वो कॉम्प्लेक्स जो होगा वो स्टेबल होगा। मैम अब हाउ टू फाइंड आउट द ईएन, वो अभी मैं इसका एक फॉर्मूला बताऊंगी आपको, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, लेकिन इसकी एडवांटेज से ज्यादा इसकी लिमिटेशन बहुत है। लिमिटेशन ये है कि ये सभी कॉम्प्लेक्सेस पे पहली बात है एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें ईएन रूल फॉलो नहीं करते कॉम्प्लेक्सेस बट दे आर स्टेबल, है ना। तो ये सारे कॉम्प्लेक्सेस पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो यानी कि मोटा मोटी बात ये है, दिस इज नॉट अ वेरी इफेक्टिव मेथड टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। इससे ज्यादा इफेक्टिव मेथड होता है, मतलब जहां पे हम स्टेबिलिटी देखते हैं, वो है आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसमें बड़े ही बहुत ही अच्छे तरीके से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। तो ये बहुत अच्छा मैं बोलूंगी मेथड नहीं है, बट स्टिल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो अभी मैं आपको बता दूंगी। एक बार मैं आप लोगों को सिखा दूं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। हाथ नीचे कर लो भाई जिसने हैंड रेस किए हुए, अगर कोई डाउट नहीं है तो, ठीक है। अब ये बोलता क्या है, सिद्विक ने कहा कि आपको पता है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक तो एटम होता है और एक लिगेंड होता है ना। तो वो बोल रहा है क्योंकि एटम है उसको लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा, कहाँ देगा, वैकेंट ऑर्बिटल में देगा, जो कि हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ेंगे कि किस तरीके से देगा, है ना। वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन तब तक डोनेट करेंगे लिगेंड्स जब तक वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव ना कर ले। मैम समझ में नहीं आया कुछ? नोबल गैस का मतलब जैसे आर्गन का 18 होता है ना, और किसका होता है, क्रिप्टोन का कितना होता है, 36 होता है, जीनोन का कितना होता है, 54 होता है, एंड रेडोन का 86 होता है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स तुम्हारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है तो हम बोलते हैं वो कॉम्प्लेक्स कैसा है, स्टेबल है, ठीक है। फिर मैं बोल रही हूँ कि सारे कॉम्प्लेक्सेस पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है, कौन कौन से पे एप्लीकेबल होता है वो सारे मैं बता दूंगी, ठीक है। पेपर में कैसे आएगा, पेपर में आएगा तुम्हें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछेगा कि बताओ भाई इनमें से ईएन रूल कौन फॉलो कर रहा है, या तुमसे ये पूछेगा बताओ भाई इसमें से कौन सा स्टेबल है, इनमें से कौन सा स्टेबल है, किसकी हेल्प से बताओगे, वो बोलेगा ईएन रूल की हेल्प से बता दो, तो मतलब तब आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। अब मैम निकालते कैसे हैं, आ जाओ। निकालने का क्या तरीका, नीचे वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखोगे। कैसे निकालोगे बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, आपको कुछ नहीं करना, जो भी सेंट्रल एटम दिया जाएगा उसका एटॉमिक नंबर लिखोगे। सबको पता है एटॉमिक नंबर, तो स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, 23, 24, इस तरीके से। माइनस क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस करोगे, किसकी, मेटल की। आती है ना निकालने सिखाई थी ना पहले लेक्चर में। ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल जितनी भी आएगी ऑब्वियस ही बात है प्लस की आएगी, कई कई जगह पे माइनस की भी आ जाती है, बट प्लस की आएगी, वो माइनस कर देना। उसके बाद है कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं लिगेंड, ध्यान से सुन लो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय लिगेंड, तो ये आप लोगों को फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर तो ईएन आ रहा है 18, 36, 54, 86, यानी कि 18, 36, 54 एंड 86, इट मींस दैट कॉम्प्लेक्स फॉलो ईएन। नहीं आ रहा तो मतलब नहीं कर रहा, बस ये चेक करें। चलो ट्राई करते हैं। देखो पहला कॉम्प्लेक्स है ये वाला, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम का। अब देखो तुम्हारे ऊपर दया खाकर इन्होंने एटॉमिक नंबर तो दे दिए, लेकिन पेपर में जरूरी नहीं है कि तुम्हें एटॉमिक नंबर देगा, तो तुम्हें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। मैम एक बार पीछे वाली साइड करना मैम। ये ले बेटा, नीचे वाला लिख लेना फॉर्मूला, ऊपर वाला भी लिख सकते हो बट नीचे वाला लिख लो। देखो कैसे निकालोगे, मैं निकाल के दिखा रही हूँ, ये इधर आओ। पहले 3 मैं निकालूंगी, बाद वाले 3 आप निकालेंगे। सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले बताओ क्या बताया मैंने, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम कितना है, 24. पता होना चाहिए। हालांकि इसने दे दिया, मान लेते नहीं दिया होगा पेपर में। अब देखो सीओ कितने, अरे ये क्या हो जाता है बीच में, इधर देखो, जो सीओ है वो कितने इलेक्ट्रॉन दे पाता है, 2, ठीक है। मतलब ये डोनेट करेगा ना मेटल को,
तो Yes, ma'am. एक CO2 दे रहा है तो 6 कितने देगा? 12 12, ma'am. ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की यहाँ पे क्या है? 0 है, बिकॉज CO क्या है? न्यूट्रल है। तो यानी कि 24 + 12 कितना हो गया? 36। क्रिप्टोन वाली आ रही है नोबल गैस, यानी कि ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? EN रूल फॉलो करेगा। आगे चलो, आयरन का एटॉमिक नंबर बोलो। 26 इसको बाहर लिखो। अब आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ कितने का आएगा? अरे ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन पे 2, ma'am. वो आएगा। बोल क्यों नहीं रहे फिर? मैं तो डर गई, मैंने कहा है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भूल गए। अरे x - 6 = -4 और माइनस कर दो जितना आया, प्लस साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 देगा। देखो अगर नाइट्रोजन, इधर देखो, नाइट्रोजन से कनेक्टेड है 2 देगा, कार्बन से है तो भैया 2 देगा। तो एक साइनाइड 2 दे रहा है, 6 कितने देगा? 12। तो ये भी कितना आ जाएगा? 36, यानी कि ये भी EN रूल को फॉलो कर रहा है। आगे चलो, आयरन पे कितना है? 26 है आयरन का एटॉमिक नंबर। Yes, चार्ज ma'am. कोई है नहीं, छोड़ो, प्लस एक CO2 दे रहा है तो 5 कितने देगा? 10। तो ये भी कितने हो जाएंगे? 36, यानी कि ये तीनों ही कॉम्प्लेक्स क्या कर रहे हैं? इन रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब बाकी के 3 तुम निकाल के बताओ मेरे को, जल्दी करो, चलो चलो फटाफट करो, मेरे को बाकी के निकाल के दिखाओ। मैम 36 आ रहा है। कोबाल्ट वाले का ठीक है, बाकी निकालो एक बार, सारे बच्चे निकालो। मैम निकल वाले का भी 36 आ रहा है। अच्छा जी, ठीक है जी, और बोलो जी, करो करो। हुस्नबाज बेटा, जो तुमने क्वेश्चन भेजा था मैंने वो बता दिया, क्लास में थे उस टाइम आप? ये वाला 1.2 × 10⁻22 वाला। एक काम करना, जिन बच्चों ने मेरे से समझ लिया ना, अच्छा समझ लिया, ठीक है, बाकी ना एक स्टूडेंट क्या करेगा, कोई भी कर देगा, ये वाला क्वेश्चन ग्रुप में भेज देना। भेज दोगे? कोई भी भेज दोगे ना, डाउट सॉल्विंग में सॉल्व करके? हाँ भेज देना। मैम कॉपर वाले का भी 36 आ रहा है। तीनों का 36 आ रहा है क्या? चलो एक Yes, मिनट। Yes, ma'am. ओके, हाँ तो कोबाल्ट का कितना होगा आपका? 27 होगा। अच्छा सबका ही आ रहा है क्या? 27 - 3 NH3 2 दे रहा है तो 6 कितने देगा? 12। तो ये कितना हो गया अपने पास? 36 ही हो गया ये तो। इसमें भी 28 + 8 36। इसमें कितना होगा? 29 - 1 + 8, ये भी 36, यानी कि सारे के सारे क्या कर रहे हैं? EN को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, EN रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, और कर लेते हैं थोड़े से एग्जाम्पल। पैलेडियम प्लेटिनम का भी आपको एटॉमिक नंबर देखो मालूम होना चाहिए, हालांकि अभी इसने दिया हुआ है। अब इसमें चेक करो, 46 - 4 + 12। मैम 36 कितना आ रहा है? 36 आ रहा है क्या? यस मैम 36 है 54? मैम एटॉमिक नंबर 78 है। अच्छा ठीक है ठीक है, पहले का बताओ मेरे को, पहले का
मैम पहले का 52. 54. दूसरे का आ रहा है 86 आ रहा है ना, 74 और 12 86, यस मैम। यानी कि Yes, ma'am. दोनों फॉलो कर रहे हैं ये रूल को। आगे आओ, आगे वाला बताओ मेरे को। कर रहे हैं ये तीनों EN रूल फॉलो? यस मैम। Ma'am, थर्ड वाला 35। third one. 35 35 है आ ना, रहा तो है। 35 तो करेगा ही नहीं बेटा, क्योंकि Yes, 36 होना चाहिए। यस मैम। नीचे वाला देखो कर रहा है क्या, कितना हो जाएगा ये, 26 और 12 38, ये भी नहीं कर रहा है। Yes, Yes, ma'am. sir. 38 नीचे वाला देखो, नजर मारो कितना हो गया, 44 और 8, 52। 52. ये भी नहीं कर रहा है, यानी कि ये तीनों EN रूल फॉलो नहीं कर रहे। Yes, ma'am. ठीक है, पता लगा लोगे अब, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ये तो हो गए इजी टाइप वाले क्वेश्चन, ये हो गए, एक सेकेंड रुको, ये हो गए फर्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं नीट में। अब मैं वो क्वेश्चन करा रही हूँ जो अभी तक नीट में 1 या 2 बार ही पूछे, बट आ सकता है अगर उनको थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट बनाना हो और उनको कुछ और ना मिले इस चैप्टर में से, EN से क्वेश्चन बनाना हो, तो वो दे सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ EN रूल। अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या क्या EN रूल की हेल्प से हम क्या क्या चीजें जो है पता लगा सकते हैं। तो पहला जो है, सिडविक ने क्या बोला था ना, अकॉर्डिंग टू सिडविक, लिखो सारे बच्चे मेरे साथ साथ। अकॉर्डिंग टू सिडविक, EN रूल स्ट्रॉन्गली फॉलोड। मिसबा एग्जाम हो गए बेटा? मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, मिसबा एग्जाम हो गया आपके? Ma'am, postponed हो गए थे. अच्छा, हुए ही नहीं? No, ma'am. फिर अपना बैकलॉग कर लेना आप, है ना। Yes, ma'am. तो बेटा हाँ, पहला एप्लीकेशन ये है कि सिडविक कहता है कि जो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल है ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गली फॉलो होता है मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। सभी के लिए नहीं, मतलब सभी मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं, बट मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के लिए। यानी कि मैंने बोला ना कि ये बेनिफिट नहीं है, ये वाला मेथड इतना बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन तुम डंके की चोट पे बोल सकते हो मैम मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में देखा गया है कि EN रूल मोस्टली कॉम्प्लेक्सेस के लिए फॉलो हो रहा है। मेटल कार्बोनिल कैसे बेटा, जैसे आपका मान लो क्रोमियम का हो गया, ठीक है, और जैसे मान लो आपका उसके लिए हो गया, आयरन वाला हो गया, जैसे मान लो एक और ले लो, निकल का ले लो। तो इन वाले कॉम्प्लेक्सेस के लिए आपका EN रूल फॉलो होता है। अब मैम ये XYZ क्या लिखा है आपने? अगर मान लो एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि बेटा XYZ यहाँ पे क्या है, तो बता पाओगे क्या? देखो, अगर ये EN रूल को फॉलो कर रहा होता है तो 24, एक CO 2 देगा तो X कितने देंगे, 2X, और इसके नियरेस्ट 36 हो जाएगी, तो X कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर यहाँ पे तुम X6 पुट करोगे तो 24 प्लस 12 कितना आएगा, 36 ही आएगा। इट मीन्स ये फॉलो कर रहे हैं ये रूल को। ये देखो, इसको आप कैसे करोगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 पुट करके देखो, 5 पुट करो, इट मीन्स दिस ऑल्सो फॉलो द EN रूल। यहाँ पे पता करो, मुझे बताओ Z क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से बताओ। सो गए क्या सारे के सारे? अभी तो बेटा 10:15 तक क्लास है, सोना नहीं है। Z क्या होना चाहिए? 28 Z Z Z Z अरे बाबा Z पूछ रही हूँ। निकल का 28 होता है मैम 4 हाँ, बोलो ना। 4 एक CO 2 देगा तो Z कितने देंगे, 2Z इज इक्वल टू 30। वाई 36 क्यों लिख रही हूँ 36? क्योंकि इसका जो नियरेस्ट होगा नोबल गैस दैट वुड बी 36, तो 2Z Z की वैल्यू आ जाएगी 4। अब तुम बेशक पुट करके देख लो यहाँ Z की वैल्यू 4, 36 ही आएगा। तो यानी कि जो कार्बोनिल मेटल कार्बोनिल वाले कॉम्प्लेक्स है वो स्ट्रॉन्गली फॉलो करते हैं EN रूल को।
ठीक है, बट कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं जो ईएन रूल को फॉलो भी नहीं करते हैं। जैसे कि आपके पास है एक ये वाला एग्जांपल, जो भी मैं लिखवा रही हूँ सब कुछ एकदम नोट्स में होना चाहिए चकाचक सा। इसका एक बार निकाल के बताना मेरे को कितना आ रहा है ईएन रूल, और नीचे वाले का भी निकाल के दिखाओ। निकाल के दिखाओ। सेकंड वाले का क्या आ रहा है? सो गए क्या? मुस्कान, सुमन, अभिषेक, चेतना, दिशा, शिखा कहाँ गए बताओ? अंशिका, दीप्ति, खुशी, आज मेरे को लग रहा है क्लास में नहीं हो तुम लोग। क्या नाम है? सना। मैम क्लास में ही है। बताओ भाई, कोबाल्ट का क्या होता है एटॉमिक नंबर? मैम 27। 27. 27। एक मिनट रुको भाई, लाइट बंद करनी पड़ेगी। इन्वर्टर बैटरी गई बेटा। हाँ, 20 जल्दी जल्दी पढ़ लो, है ना? 37। 27 और प्लस कितना आ जाएगा? 10। 10 तो ये कितना हो जाएगा? 37। अब ये नहीं कर रहा है ईएन रूल को फॉलो, तो अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है तो इस पे कितने पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, एक बार मुझे बताओगे? यस मैम। और अगर पॉजिटिव का चार्ज आ गया, अब देखो क्या ये ईएन रूल फॉलो कर रहा है? मैम अब तो कर देगा। यस मैम। तो यानी कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन मान लो दे देते हैं तो ईएन रूल फॉलो करते हैं। अब जैसे वेनेडियम है 23 गेन प्लस, करेगा इलेक्ट्रॉन. ये क्या करेगा? गेन कर लेगा, क्योंकि अभी तो नहीं कर रहा है ये, लेकिन अब कर लेगा। तो ये कितना हो जाएगा? अब देखो ये पहला ऐसा कॉम्प्लेक्स मैं आपको दिखा रही हूँ जिसपे सेंट्रल एटम पे माइनस का चार्ज है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना मेटल इन कार्बोनिल वाला एक टॉपिक है, उसमें आता है सिनर्जिक इफेक्ट, वहां पे ये वाली चीजें मैं और डिटेल, मतलब ईएन रूल तो नहीं, ईएन रूल तो यहीं तक था, उसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग आती है जो आपको एक्सप्लेन करूंगी, वो अपनी लास्ट क्लास होगी, मतलब 11th लेक्चर होगा। ठीक है, अब चेक करो यहाँ पे 23 है, ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम पे -1 की है, तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, तो माइनस तो है ही, तो यानी कि प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 12। तो ये कितना बन जाएगा? 36। देखो, तो एक बार बताओ, यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट वाला किसकी तरह बिहेव कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, यस मैम। जो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज। और यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, ये आपको छोटी छोटी बातें हैं। देखो ये फिर मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है मैंने इस टॉपिक का। ठीक है, तो लेकिन इजी है, इजी है, कर सकते हो पेपर में आया तो। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बेटा कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनका, जैसे अभी मैंने बताया भी था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है 35 होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका 34 होता है। तो वो कई बार क्या करते हैं, डाइमर और ट्राइमर की फॉर्मेशन करके ना ईएन रूल को फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे इसमें जो एनसीईआरटी में एग्जांपल है, मैं अभी फिलहाल वही बता रही हूँ और आपको करना भी नहीं है। जैसे ये है MnCO5। ठीक है, एक बार बताओ, इसका तुम अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कोई बात नहीं सना, मेरा भी कभी भी बंद हो सकता है। ठीक है, अभी मैं लाइट वाइट बंद करके बैठी हूँ। इधर देखो, मैग्नीज का क्या है? 25 + 10, तो ये कितना हो जाएगा? 35। अभी तक ये ईएन रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये किसकी फॉर्मेशन करता है? डाइमर की, Mn2CO10। ठीक है मैम, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? याद करना है, बिल्कुल याद करना है आपको। तो यहाँ पे हर एक मैग्नीज को कितने दे दोगे? 5 CO दे दो। एक CO, एक CO, एक CO, एक CO, एक CO, इसको भी दे दो, एक CO, एक CO, एक CO, एक CO, एक CO दे दिया। बेटा मैं कैमरा इसलिए ऑन नहीं कर रही हूँ, नहीं तो बैटरी बहुत जल्दी चली जाएगी। ठीक है, फोन की भी और इसकी सॉरी लैपटॉप की भी। ठीक है, देखो, और नेटवर्क इश्यू भी हो जाएगा वो अलग। तो यानी कि आपको क्या दिख रहा है? एक मैग्नीज पे अब चेक करो क्या ये ईएन रूल फॉलो कर रहा है। इधर देखो, आओ मैं बताती हूँ। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 25। हाउ मेनी CO अराउंड? Mn 5, तो 1 2 देगा तो 5 कितने देंगे? 10। ठीक है, एक ये वाला बॉन्ड बना रहा है, देख रहे हो, मैग्नीज के साथ, इसको हम बोलते हैं मेटल मेटल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? मेटल मेटल बॉन्ड।
कितने हैं यहाँ पे, एक, और 2 इलेक्ट्रॉन देगा, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36। ठीक है, 5 ये 10, इसका 25, और एक ये इलेक्ट्रॉन देखो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहा है ना एमएन का एक, और एक इसका हो रहा है। मैं अभी पर मैग्नीज, एक मैग्नीज की बात कर रही हूँ, और इसमें भी क्या आ जाएगा 36। नाउ वी कैन से दैट कि Mn2CO10 जो कि डाइमर की फॉर्मेशन कर रहा है, वो एटॉमिक EAN को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है मेरा बेटा, एक और कौन सा एग्जाम्पल है, वैसे तो एनसीईआरटी में 3-4 एग्जाम्पल है, इस वाले टॉपिक को मैं लास्ट में भी, मतलब जब अपना चैप्टर फिनिश होने वाला होगा दोबारा भी लेके आऊंगी, बट फिलहाल के लिए EN समझने के लिए अपन 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब तुम इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मेरे को निकाल के बताओ, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। 27 + 8 कितना होगा, 35। तो ये भी क्या करता है, डाइमर बना लेता है। देखो CO2 CO8 टाइप का कैसे बनाता है, इधर देखो, इस तरीके से कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच में क्या है, मेटल मेटल बॉन्ड है। आप क्या करो, 3 CO इसको दे दो, 3 CO इसको दे दो, और 2 CO जो है ब्रिजिंग में लगा दो। ब्रिजिंग मतलब क्या हुआ, एक बंदा 2 से कनेक्टेड है, और इनको क्या बोलते हैं, ये वाले बॉन्ड्स को हम बोलते हैं टर्मिनल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इस कोबाल्ट का बेटा रिजॉइन कर लो, 27, एक CO 2 देते तो 3 कितने देंगे, 6। ठीक है, एक ये Yes. देखो, इधर आओ इधर आओ, एक ये इलेक्ट्रॉन के साथ कंट्रीब्यूशन है इसका, एक ये बॉन्ड बनाने में यूज हो रहा है, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो 3 ये हो गए, तो कितने हो गए, 27 और 9 36। नाउ दिस कोबाल्ट follow EN rule, this cobalt also follow EN rule। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, मेटल मेटल बॉन्ड एक ही होगा, मेटल और मेटल के बीच में एक ही बॉन्ड है। ठीक है, मैम ये समझ नहीं आया मैम। रुक जा बेटा, बताती हूँ दोबारा, क्या नहीं समझ में आया इसमें, मेरे को बताओ। स्ट्रक्चर कैसे बनाया, यस मैम। स्ट्रक्चर तो याद करना बेटा, स्ट्रक्चर याद करना है। कोबाल्ट पे कैसे पता करोगे ये रूल फॉलो करता है, कोबाल्ट का 27 होता है मेरा बेटा, कितने CO से अटैच है, ये वाले 3 देख बेटा, 3, 1 2 देगा CO, तो 3 कितने देगा, 6। ठीक है, अब इधर देखो बॉन्डिंग, इधर देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है कोबाल्ट का, एक यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, और एक यहाँ हो रहा है ना, तो +3 ऐड कर दोगे, तो इस तरीके से आप निकाल पाओगे 36। तो ये 2 आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें टाइप 1 का क्वेश्चन क्या बनता है, सिंपल टाइप का क्वेश्चन बनता है कि भैया EN बता दो, कौन EN रूल फॉलो करेगा, कौन नहीं करेगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये वाला बनता है कि कुछ EN रूल फॉलो नहीं करते, बट कुछ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कुछ डाइमर बना के जो है आपका EN रूल को फॉलो करने लग जाते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि बताओ Mn2CO10 में कितने ब्रिजिंग CO बॉन्ड है, तो 0 ब्रिजिंग है, देख पा रहे हो, एक भी ब्रिजिंग नहीं है, सारे के सारे 10 के 10 टर्मिनल पोजीशन पे है। टर्मिनल पोजीशन का मतलब समझ रहे हो आप लोग, यस मैम। हाँ जी, बाकी बच्चे टर्मिनल का मतलब समझ रहे हो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कि ये 2, ये देखो ये 5 है। ठीक है, ब्रिज तो ऐसे होता है ना, एक बंदा 2 के साथ कनेक्टेड है, दिस इज ब्रिज। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आज मैं इतना ही कराऊंगी इस वाले में से, किस में से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। DPP जो दूंगी फिलहाल के लिए होल्ड पे रख सकते हो। ठीक है, अगर होगा तो मैं आज शेयर भी नहीं करूंगी DPP, बाद में कर दूंगी, ताकि आप लोगों पे प्रेशर ना डेवलप हो कि मैम ने DPP दे दी। ठीक है, तो यस, अब हम क्या करेंगे मेरा बेटा, केमिकल बॉन्डिंग की याद है, मैंने DPP दी थी आप लोगों को। Yes, ma'am. हाँ, उसको मैं एक बार फटाफट एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक मिनट दो बेटा मेरे को, मैं निकाल लूँ उसको।
देखो विजिबल है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो 15-20 मिनट कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को छोड़ दूंगी। ठीक है, चलो आ जाओ जी। अब ये उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा मेरा बेटा। अरे हाँ चेतना, रुको चेतना, पहले तुम्हारा क्वेश्चन, पहले तुम्हारा क्वेश्चन देखो। चेतना तुमने मेरे से ये वाला क्वेश्चन पूछा है, मैं यहाँ पे करके बता देती हूँ। K2 Cr CN2 O2 O2 NH3। ठीक है, तो इसमें क्या समझ में नहीं आया बच्चे? मैम O2 क्या लिखना है मतलब? देखो O2 में ना, इसमें यहाँ पे कंफ्यूज, मतलब कंफ्यूज तो क्या, मैंने आप लोगों को बताया था 3 टाइप के होते हैं। एक तो ऑक्साइड जिसपे O-2 का चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, एक क्या होगा तुम्हारा, सुपर ऑक्साइड होगा जिसपे O2 2- होगा, नहीं O2- होगा। एक होगा पर ऑक्साइड जिसपे O2 2- होगा। ठीक है जी, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसको थोड़ा सा जहन में रखना, मैंने जान करके ये दिया था। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, अभी तक नीट में तो नहीं आया, ऐसा जेई में आ चुका है, बट ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखोगे? जब आप इसके नेमिंग करोगे मेरा बेटा, तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो पोटेशियम में लिखोगे, यस मैम। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? डाइसाइनाइडो लिखोगे, ठीक अमोनिया। है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इधर देखो। मैम अमाइन पहले आएगा। हाँ मतलब अमाइन पहले लिख लेना लोग, क्योंकि अल्फाबेट में पहले आता है अमाइन डाइसाइनाइडो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है उन्होंने? डाईऑक्सो लिखा हुआ है, ठीक है। अब डाईऑक्सो क्या होगा? देखो, ऑक्साइड को ऑक्सो बोलते हैं, देखो ये वाला जो है, इधर देखो, देख पा रहे हो? यस ये मैम। आपका क्या है? ऑक्साइड है। ऑक्सीजन में -2 का चार्ज होगा, और हैं कितने? ये 2 हैं, तो इसके नाम का क्या लिख दोगी? डाईऑक्सो लिख दोगी। अब ये क्या है, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ये तुम्हारा है परऑक्साइड, और चार्ज होता है, तो दिस इज योर परऑक्साइड। अब वाई परऑक्साइड मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, अभी मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताती हूँ कैसे आया। एक मिनट रुको, मैं एक बार इसको रेज कर दूं। तो इसका यानी कि ओवरऑल नेम क्या हो जाएगा? इसका ओवरऑल नेम हो जाएगा पोटेशियम अमीन डाई साइनाइडो डाई ऑक्साइडो, या ऑक्साइडो बोल दो, ऑक्सो बोल दो। उसके बाद क्या है? परऑक्सो, और ये क्रोमेट, बिकॉज अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगी? +2 + x, इस पे -1 का होगा तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये O2 क्या है? परऑक्साइड है, कितने का होता है? उस पे -2 का होता है, ठीक है। एक बार मैं इसको -1 भी कंसिडर करके चलूंगी, ताकि ये तुम्हारा क्लियर हो जाए कि मैम ये सुपर क्यों नहीं है, ठीक है। और इस पे कितने का होता है? -2, तो ये -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यानी कि कितना हो जाएगा मेरा बेटा? 6 आ जाएगा, देख रही हो? और Yes, यहाँ पे ma'am. कोऑर्डिनेशन नंबर मैं पूछूं, अगर क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2 2 2 4 5 और 6, और क्रोमियम का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, देखो इधर, ठीक है, क्रोमियम का यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब क्रोमियम का बेटा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने तुम लोगों को बताई थी, +6 होता है, या तो वो +2 में मिलेगा, +3 में मिलेगा, मैक्सिमम +6 तक जा सकता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि तुम्हारे जहन में ये जाए, जितने भी बच्चों ने किया था, कि मैम ये परऑक्साइड ना लेके सुपर ऑक्साइड ले लो, तो सुपर ऑक्साइड में क्या लूंगी मैं? यहाँ पे -1 लूंगी, तो ये क्या बन जाएगा? +5 बन जाएगा, हाँ या ना? और जबकि क्रोमियम +5 में स्टेबल नहीं होता है, देख पा रहे हो यस मैम। चेतना? Yes, तभी यहाँ पे O2 एज अ पर ऑक्साइड है, ना कि सुपर ऑक्साइड, बिकॉज अगर वो सुपर ऑक्साइड होता तो इस पे -1 का चार्ज आता, और अगर इस पे -1 का चार्ज आता तो ये +5 बन जाता, जबकि क्रोमियम +5 से ज्यादा +6 में ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज +6 में क्या है? उसके पास खाली है D0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
इसलिए यहाँ पे O2 क्या है, पर ऑक्साइड है, ना कि सुपर ऑक्साइड है। ओके मैम। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यस, ठीक है। चलो बाकी Yes, बच्चे ma'am. भी प्लीज ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन माना जाता है आईयूपैक नोमेनक्लेचर का। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि व्हाई O2 बिहेव एज अ पेरोक्साइड इंस्टेड ऑफ सुपर ऑक्साइड, क्योंकि अगर सुपर ऑक्साइड होता तो फिर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आती, किसकी, क्रोमियम की, ठीक है। तो इस तरीके से ये जस्टिफाई कर दोगे आप। चलो अभी जल्दी आओ, केमिकल बॉन्डिंग पे सारे क्वेश्चन तो देखो मैं नहीं कराऊंगी, आपको बस मुझे ये बताना है कि आपको डाउट कहाँ थे। मैम एक और क्वेश्चन था H2O3 वाला। कौन से वाला? H2O3 का नेम क्या लिखना है? H2O3 का ट्राई एक्वा। ओके इसमें क्या डाउट था चेतना? मैम ये वाला नॉमेनक्लेचर में था नहीं ना उस टेबल में, तो डाउट हो रहा था थोड़ा सा। H2O को तो एक्वा बोलोगे ना? H2 नहीं, H2O3। अच्छा, ये थायोसल्फाइड होता है, जब आप इसका नामकरण करोगे तो थायोसल्फेट तो हो जाएगा इसका नाम। ओके मैम। ठीक है, जैसे सल्फेट को क्या लिखते हो, सल्फेटो। थायोसल्फाइड को, थायोसल्फाइड इज H2O3 2 नेगेटिव। तो जब ये आप इसको एज अ लिगेंड की तरह बोलोगे तो ये बोलोगे आप थायोसल्फेटो, जैसे कार्बोनेटो है ना, सल्फेटो, तो ये थायोसल्फेटो, इस तरीके से, ठीक है। ओके मैम। चेतना ने तो सारे डाउट पूछ लिए है, चेतना खत्म अब? यस मैम हो गए। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ कि इनमें डाउट थे क्या आप लोगों को, जल्दी बताओ। पहला क्वेश्चन जिसने किए हैं वही बताएगा, ऐसे अंट शंट नहीं बोलोगे मैम हमारा नहीं हुआ था, पता चले किया ही नहीं और मेरे से यूं ही पूछ रहे हो। जिसने किया है मेरे को पता किस किसने किया है, तो अपने प्लीज डाउट्स मुझे बताइए। क्या ये वाला क्वेश्चन हो गया था क्या? Yes, ma'am. यस मैम। पक्का जी? आपको देखो बेटा, अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक नहीं आता ना, तो मतलब ये समझ लो कुछ ही नहीं आता है, सीधी सी बात बता रही हूँ, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन वाला क्वेश्चन हर साल पेपर में आता ही आता है। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, नहीं आता है तो सीखो बैठ के, नहीं आता तो सीखो, पुराने लेक्चर्स देखो, अब नहीं देखोगे तो पूरा 12th निकल जाएगा। जनवरी में थोड़ी ना करोगे 11th का, जनवरी में तो रिवाइज करोगे ना अपना पूरा 12th वाला पोर्शन और 11th वाला। क्रैश कोर्स चालू हो जाएगा तुम लोगों का जनवरी में, दिसंबर तक, दिसंबर मिड तक मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी 12th का, उसके बाद तुम्हारा क्रैश कोर्स चालू हो जाएगा। और मेरे को ये एक्सक्यूज मत देना मैम पेपर है, लास्ट ईयर जितने भी मैंने साल पढ़ाए हैं, जब जब मैंने बच्चों को बुलाया वो तब तब आए हैं मेरे पास, अगर उनके प्री बोर्ड थे, प्री बोर्ड में भी आते थे वो मेरे पास, ठीक है। तो मेरे को ये एक्सक्यूज नहीं सुनना आगे, मैंने मैम मेरे तो पेपर है, मैं तो स्कूल मिस नहीं करूंगा, मतलब मैं तो नहीं आऊंगा, मत आना, मैं आगे चैप्टर करा दूंगी फिर, ठीक है। तो क्रैश कोर्स में मैं 11th कराऊंगी आपको, सो डोंट वरी। लेकिन आप लोग कम से कम इन चैप्टर्स को पढ़ना तो स्टार्ट करो, क्योंकि क्रैश कोर्स में फिर, क्योंकि आपको पता है डिटेल में तो पढ़ा नहीं सकती हूँ क्रैश कोर्स में, तो मेरे को इंपॉर्टेंट चीजें करानी पड़ेंगी। लिंक में डिटेल लेक्चर नहीं है, किसी के पास होंगे ना मेरे, कोई शेयर कर सकता तो यहाँ कर दो, वरना मैं ही कर दूंगी, मेरे पिछले साल के। मैम यूट्यूब वाले। हाँ हाँ यूट्यूब वाले, जिसमें 16 लेक्चर में मैंने करवाया हुआ है। रुको मैं अभी कर देती हूँ शेयर, रुक जाओ। ये वाला क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है ना किसी को, निकाल लोगे आप लोग? Yes, ma'am. यस मैम। एक सेकंड मेरा बेटा, मैं देखो ना चैट बॉक्स में ही शेयर कर दे रही हूँ। हाँ प्राइमरी वैलेंसी वाला क्वेश्चन याद दिलाना। हाँ सुमन मैं आ रही हूँ, एक बार फटाफट ये डिस्कस कर लूं। अलग अलग बुक्स बोल रही हैं प्राइमरी वैलेंसी वाला तो देख लो, प्राइमरी वैलेंसी में जब तुम्हें ये बोला जाए ना प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल आयन, तो तुम निकाल के आओगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर तुम्हें सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी बोल रखी है तो तुम्हें ये देखना है कितनी वैलेंसीज, मतलब कितने आयंस आयनाइजेबल है। बट पेपर में वो क्वेश्चन नहीं आएगा, पेपर में वो क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, है ना, बहुत सारी ऐसी कई बार चीजें दे देते हैं वो, कि जिसपे टीचर को भी सोचना पड़ जाता है भाई इसका क्या ही बोले, क्योंकि वो एमटीए की मर्जी होगी, फिर वो क्या देगा। वो अगर मान लो वो क्वेश्चन आ गया, मान लेते हैं,
तो एनटीए की मर्जी है, वो 3-3 भी दे सकता है, वो 3-2-1 भी दे सकता है। इस बार याद है ना 2024 में वो एटम वाला क्वेश्चन जो फिजिक्स में कंट्रोवर्सी में था, फाइनली उन्होंने नई वाली एनसीईआरटी वाला सही माना है। तो ये कई बार कर देते हैं लोग तो, लेकिन ऐसा बहुत कम होगा। अगर हो जाएगा तो फिर वो एनटीए की मर्जी है भाई कौन सा आंसर देगा। ठीक है, तो कई बुक्स लिखती हैं 3-3-3, कुछ बुक्स लिखती हैं 3-2-1। अब तुम मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगी कि प्राइमरी वैलेंसी अगर वो बोले सेंट्रल आयन की बता दो तो 3 लिख देना, अगर वो बोले सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी तो तुम फिर आयनाइजेबल देख लेना। यही एक सॉल्यूशन है इसका। बाकी एनटीए जाने अगर दे दिया तो क्वेश्चन। ठीक है मेरा बेटा, चलो इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी थी, आंसर इसका 2 होना था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। चेतना बस 5 मिनट रुक जा बेटा। मैम हाँ बेटा। मैम मैंने आपको डाउट भेजा था। कब? मैम मंडे। दोबारा भेजना, मैंने देखा नहीं। मुस्कान ये वाला बताओ मेरे को, हुआ था क्या? पोलैरिटी, डायपोल मोमेंट जो है पोलैरिटी बताता है, तो इसमें से आपको बताना है कि किसका सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा। क्या आ रहा था इसका आंसर? मैम H2। वेरी गुड। इवन H2 अगर तुम्हें याद हो तो मैंने एक आपको टेबल भी एनसीईआरटी की दी थी कि H2O का ना HF से भी ज्यादा होता है, इसलिए मैंने आपको शायद बताया भी था कि डायपोल मोमेंट वाले सारे क्वेश्चन आप उससे नहीं कर सकते कि मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, तो आप उसके बेसिस पे बता रहे हो। कुछ आपको स्ट्रक्चर बना के भी देखना पड़ेगा। अगर किसी ने मेरे लेक्चर्स देखे हैं डायपोल मोमेंट पे तो उसमें मैंने काफी सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस कराए थे डायपोल मोमेंट वाले, अगर आपने देखे हैं तो मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे तो वैसे यहाँ पे तो सिंपल है, इसका 0 होगा, नॉन पोलर है। HI का, HI पोलर होगा बट वाटर इज मोर पोलर। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे देखो जो ये लोन पेयर है इनका भी डायपोल मोमेंट होता है, पता आप लोगों को? इनकी डायरेक्शन जो है यस लोन पेयर की उसी की डायरेक्शन में होती है। और ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यानी कि आप देख रहे हो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, यानी कि काफी ज्यादा पोलर है ये H2 का मॉलिक्यूल, HI से भी ज्यादा है। और रही बात SO2 का, SO2 में देखो एक ही लोन पेयर है, तो आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, या आप ये भी बोल सकते हो कि वाटर का मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर है, पोलैरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू SO2, तो इसलिए भी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये हो गया था क्या? बोलो बोलो बोलो। CH4 का तो 0 होगा। मैम ऑप्शन बी। यस हो गया डी या बी? मैम बी। बी को तो देखो CH4 का तो 0 होगा, मतलब A और C तो हो ही नहीं सकता। और आपको पता है अगर मुझे HF और अमोनिया में कंपेयर कर रहा हूँ तो HF का तो बहुत ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा अमोनिया के कंपैरिजन में, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है। अगर मैं वाटर भी लाइन में ले आऊं तो वाटर का सबसे ज्यादा होगा फिर। ठीक है, ये तो ऑर्डर याद ही रखो, तुम फायदे में रहोगे। तो H2S का तो कैसे ही ज्यादा होगा बेटा। अब हाँ, तुम ये दिमाग लगा रहे हो कि मैम SH2 में सल्फर पे 2 लोन पेयर है, तो वही मैं बोल रही हूँ कि डायपोल मोमेंट में कुछ सिलेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें ध्यान रखने हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, इसलिए ये देखो आंसर तो डी आएगा इसका। मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी टेबल भी लगा रखी है अगर तुमने देखा हो तो। अब तुम देखो इसको आप रेफरेंस मानो। ठीक है दिशा, कोई बात नहीं, वो आई गेस मौसम की वजह से हो रहा है। देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट देखो वाटर का है, देख पा रहे हो 1.85। यस उनको आपको ना ये टेबल को रीड करने आना चाहिए, तभी मैंने लगाया था। HF का देखो, उसके बाद HF का है, उसके बाद देखो अमोनिया का, यानी कि टॉप पे जिनका डायपोल मोमेंट है वो है H2, फिर HF एंड देन अमोनिया। समझ रहे हो? उसके बाद देखो HI का तो बहुत ही कम दिख रहा है मेरे को 0.38। ये देखो HF से HI की तरफ जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, डायपोल मोमेंट भी कम हो रहा है। देख पा रहे हो सारे बच्चे? एक ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि अमोनिया का डायपोल मोमेंट जो है वो ज्यादा क्यों होता है NF3 से। अगर आपने करे हैं DPP किया है या PYQs किया है तो आप लोगों ने देखा होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है कि अमोनिया का डायपोल मोमेंट ज्यादा क्यों होता है NF3 से।
हालांकि ऑल्दो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन N एंड F इज ग्रेटर देन NH3, वो इसलिए होता है क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट NH3 का वो ऊपर की तरफ होता है, जबकि इसमें क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ होता है। हालांकि कैंसिल आउट नहीं करते NF3 में, बिकॉज ऊपर लोन पेयर है, नीचे फ्लोरीन है, बट यस NH3 का क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। ओके, और बताओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तुम लोगों को पता होनी चाहिए, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब एनसीईआरटी की लाइन से उठा उठा के क्वेश्चन दिए। मैम एक बार ये एक्सप्लेन कर दो, इसका ऑप्शन सी क्यों होगा? देखो, आपको सबसे पहले बोला है जो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, आप सबको ये पता है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनते हैं, है ना। तो जैसे कि इधर देखो, मैंने यहाँ पे लगाया भी है स्निपिंग। देखो इसमें क्या है, 1s दो तरीके से कंबाइन हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिव। मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब जब वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वो एंटी बॉन्डिंग। तो आप देख पा रहे हो ये ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग है, देख पा रहे हो, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियाई है और ये इस तरीके से दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, बॉन्डिंग है, ये क्या है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इस तरीके से एक बॉन्डिंग बनता है, एक एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे भी देखो ये बॉन्डिंग बन रहा है, ये न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा रखी है, और ये एंटी बॉन्डिंग है, दिख रहा होगा आपको। सेम यहाँ पे भी देखो पाई स्टार बना रखा है और पाई वाला बनाया हुआ है, तो ये बॉन्डिंग है, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग है। नोड क्या होता है, आपको ये चेक करना है जहां पे वेव फंक्शन चेंज हो रहा है, जैसे इधर देखो प्लस से माइनस चेंज हो रहा है, माइनस से प्लस, तो यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी क्या है, 0 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है वेव फंक्शन प्लस से माइनस, तो यहाँ पे नोड है, ठीक है। ये वाला देखो जब पाई टू एक्स बॉन्डिंग वाला बन रहा है, तो आप देख रहे हो ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बट दीज आर नॉट सिमेट्रिकल। व्हाई? यहाँ तुम खड़े हो जाओ, यहाँ प्लस मिल रहा है या माइनस, तो दीज आर नॉट सिमेट्रिकल। समझ रहे हो मेरी बात? yes, जैसे इसमें देखो, इसमें यही पूछा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो 2px और 2py से मिल रहे हैं वो सिमेट्रिकल है अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, बट नो दिस इज नॉट सिमेट्रिकल। ये देखो ये बॉन्ड एक्सिस है, लेट्स से, ये तब तुम्हें, अभी तो मैंने ऊपर ऊपर से बताया, जब तुम एनसीईआरटी की रीडिंग लोगे ना बहुत ज्यादा क्लियर आएगा, बहुत अच्छा टॉपिक भी है ये। तो मुझे दिख रहा है बॉन्ड एक्सिस के अराउंड क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है, ऊपर आपका पॉजिटिव आ रहा है, नीचे नेगेटिव वेव फंक्शन है, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिकल। बाकी सारे ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट थे। पाई स्टार में नोड होता है, बिल्कुल होता है। बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन वेव्स रेनफोर्स करने का क्या मतलब है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब वेव फंक्शन ऐड होते हैं। पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो, अभी मैंने बताया है, ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होंगी, ठीक है। और आपको पता भी तो है ना, पाई बॉन्ड ऐसे ही तो बनता है, ये देखो ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नीचे। तो ये वाला टॉपिक है जो आपको मतलब पढ़ सकते हो एनसीईआरटी में से। इसके अलावा बताओ, ये तो आई गेस मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। yes, मैम। ये वाला मैंने अभी आपको बता ही दिया, वाटर का सबसे ज्यादा होगा, फिर HF का होगा, फिर अमोनिया का होगा। यस मैम। ये वाला बताओ, इसमें ना आंसर की में -1 था, बट इसका आंसर -0.75 आएगा। वाई? इधर देखो, क्योंकि इसमें ना आपसे पूछा है पीओ बॉन्ड का फॉर्मल चार्ज बता दो, अब उसने मेंशन नहीं किया कौन से वाले पीओ बॉन्ड का, एवरेज पूछ रहा है वो यहाँ पे। अब एवरेज कैसे निकालते हो, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, 3 का, कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो, रेजोनेटिंग में तो पार्शियल रेजोनेंस है इसमें, तो 4 में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो पीओ का, ठीक है। और देखो नीचे वाला देखो, नाइट्रेट आयन में, इसमें तो 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर हो जाएगा। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन से जाओगे तो 3 बॉन्ड पेयर होने चाहिए, 0 लोन पेयर होने चाहिए, बट इन्होंने आंसर में 4 0 दे रखा है, और ना ही कोई ऐसा 3 0 वाला ऑप्शन भी दे रखा है। तो आप जो स्ट्रक्चर बनाते हो ना मेरा बेटा, तो आपको ये भी काउंट कर रहा है वो, मतलब पाई बॉन्ड भी इसमें काउंट कर रहा है, ठीक है। 2 तो ये बन गए, एक नेगेटिव आ गया, एक इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया,
ठीक है, तो आपको ये चारों काउंट करने हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन है जो बड़े ही अजीब होते हैं, वियर्ड होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं फिर पेपर में। बट यस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का तो मैंने दे दिया। और बोलो इनमें से भाई साहब, बोलो जिन्होंने किया था। मैम ये भी हो गया। हो गया, आगे बढ़ो फिर। यस मैम। ये वाले क्वेश्चन बेटा कोई नहीं छोड़ के जाएगा। अगर तुमने ये छोड़ दिया ना, मतलब तुम अपने 4 नंबर नीट 25 में गवा बैठे हो, पहले बता रही हूँ मैं। हर साल रिकॉर्ड रहा है, ये वाले क्वेश्चन आते हैं हर साल। पिछले 10 साल के पेपर उठाओ, हर 10 साल में तुम्हें 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मतलब ये तो आना ही है, मतलब वो बोलते हैं ना, मस्ट डू वाला टॉपिक है, करना ही करना है, इसके बिना तो मतलब कुछ नहीं है केमिकल बॉन्डिंग में। ये एक टॉपिक करके तुम 4 नंबर अपने पक्के कर सकते हो नीट 2025 में। कमांड होनी चाहिए आप लोगों की इस टॉपिक पे कि NH3 का पिरामिडल होता है, ClF3 का TPP होता है, ClF3 की टी शेप होती है, PCl5 TPP होता है, BRF5 स्क्वायर पिरामिडल होता है। ये वाले क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये मैंने जेई का डाला था। यहाँ पे उन्होंने पूछा था टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होना था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अब कैसे पता करोगे, 2s 2p, 2s और 2p। ठीक है, एक और कंबाइन होगा तभी तो मिलेंगे सिग्मा सिग्मा स्टार। तो टोटल कितने हैं, 3 और 1 4 और 4 8। तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे, 8। तो इस कंसेप्ट से पढ़ा था ये वाला कॉन्सेप्ट मैम उन्होंने मेरा यही किए डाउट थे। था। हाँ जी, मैम मेरा यही डाउट था। हो गया अभी क्लियर। यस। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अब यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल आप ये नहीं बोल सकते मैम 4 कैसे होंगे, अगर 4 लोगे तो सिग्मा स्टार वाला तो बनेगा नहीं फिर। ठीक है, तो ये आपस में दोनों कंबाइन करके सिग्मा सिग्मा स्टार देते हैं। याद करो, ऐसा कुछ पढ़ते थे ना। फिर वो आगे क्या देंगे, सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है। ये वाला तो करवा दिया मैंने, NH3 का ज्यादा क्यों होता है NF3 से। यस के मैम। बाद ये वाले क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, पैरामैग्नेटिक और बॉन्ड ऑर्डर वाले। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी है तो 10 16 और ओड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। यस मैम। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो, 14 लिख लो। 6 13 हाँ 13, वेरी गुड। 12 12 11 10 9 8 और यहाँ पे 20 तक चले जाओ, 20 Yes, तक। और 0.5 इसका याद रखो, 14 वाले का 3 होता है, बाकी 0.5 कम कर दो। लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल है, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, होमोन्यूक्लियर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है ये ट्रिक। क्योंकि इससे पहले एक मेरा बैच था, उसमें एक स्टूडेंट पूछ रही थी मैम O3 का कैसे निकालोगे। तो O3 में आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा, जो कि मैं सिखा दूंगी आपको। ठीक है, लेकिन हाँ ये ट्रिक एप्लीकेबल होगी सिर्फ आपके डायटोमिक के लिए। उसके अलावा देखो, एक बार चेक कर लो, इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कोई और डाउट होगा आप लोगों को। बाकी देख लो, ये तो तुम्हारे अभी टेस्ट में भी आया था पी ब्लॉक में। यस मैम। नॉन पोलर इन नेचर SbCl5 होगा नॉन पोलर, बाकी सारे के सारे पोलर है। HCHO भी देखो पोलर होता है, बिकॉज ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना कार्बन से, तो पोलैरिटी आ जाती है मॉलिक्यूल में। डी पाई पी पाई, जिनके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, सॉरी जिनके पास डी ऑर्बिटल है वही बनाएंगे डी पाई पी पाई। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन है, कुछ है तो मुझे बताओ बेटा इसमें से। देख लो, मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, बस गलत कंसेप्ट मत लगाना क्वेश्चन में प्लीज। जैसे इसमें कुछ बच्चे पता नहीं कैसे सॉल्व कर रहे थे, ये तो बहुत सिंपल है। ओजोन कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। ये प्योर डबल बॉन्ड है, प्योर सिंगल बॉन्ड है, तो ऑब्वियस ही बात है सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा ही होगी, फिर पार्शियल डबल बॉन्ड वाले की, और फिर प्योर डबल बॉन्ड, है ना। क्योंकि इसमें बॉन्ड ऑर्डर ओजोन में ना ही 1 है ना ही 2 है, 1 और 2 के बीच में है। समझ रहे हो, जिसने पढ़ा है उनकी बात कर रही हूँ। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका 1 है। ठीक है, तो आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालना था इसमें।
अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मैम मेरा कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को बता दो, वरना मेरे को भेज दो। अगर आपको लग रहा है नहीं मैम हो गया तो फिर ठीक है, गुड टू गो है बेटा मेरे लिए। ये वाले क्वेश्चन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में नहीं, मतलब किस में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, किसके लिए, जहां इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 है, जहां पे इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है। ठीक है, सैटरडे को मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कराऊंगी। ठीक है, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे 90% क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर नीड पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसलिए कह रही हूँ, स्टिल मैं बार बार इसीलिए जोर दे रही हूँ कि अगर नहीं हुआ है तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा। यहाँ पे देखो, जैसे मोर देन वन करेक्ट थे, आपसे पूछा था आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, लीनियर स्ट्रक्चर किसका हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आते रहते हैं। ठीक है, तो एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिन्होंने किया है बेटा, मैं फिर फिलहाल उन्हीं की बात कर रही हूँ, जिन्होंने नहीं किया आपको कर लेना है। ठीक है, और आज के लिए फिर मैं इतना ही रखती हूँ, है ना। और मैं आप लोगों को आज पता है क्या करूंगी, आज आप लोगों के ग्रुप में जो आप लोगों के चैप्टर आ रहे हैं टेस्ट में, उनके मैं हाई वेटेज, मतलब हाई वेटेज कह रही हूँ, टॉपिक्स बता दूंगी इंपॉर्टेंट, ताकि जो बच्चे टेस्ट में अपीयर होंगे एटलीस्ट उनको तो जरूर रिवाइज कर लेंगे। ठीक है जी, यस मैम। ठीक है, चल।